सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार आज बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर लीडर को जो कि फ्रांसिस के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, मुझे डर है कि वो फ्रांसिस वो छोटा बच्चा एक छुपा हुआ कार्ड है जिसे प्रेसिडेंट का फैक्शन काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम से हाइड करता हुआ आ रहा है और अगर अब हम लोगों ने उसे नहीं मारा तो वो हम लोगों के लिए ही काफी बड़ा खतरा बन जाएगा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर सामने खड़ा हुआ सस्पिशियस पर्सन बोलता है, इंस्ट्रक्टर ज़ांग पेन, क्या आपको यकीन है कि आप अपने निजी मामले की वजह से उसके बारे में बुरा नहीं बोल रहे हो। भले ही फ्रांसिस काफी ज्यादा अमेजिंग हो लेकिन उसे ग्रो होने के लिए अभी भी काफी ज्यादा टाइम चाहिए। खैर वो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि वो हमारे टीचर के लिए भी एक खतरा बन सके। जितना सुनते हुए यहाँ पर अंदर बैठा हुआ लीडर बोलता है, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे। मैं बातों को बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। मैं अब जाकर समझा कि वो फ्रांसिस हम सब के लिए कितना खतरनाक है, खासकर तब जब उसने मेरे सारे कामों को खराब कर दिया। फ्रांसिस ने एलिट ट्रेनिंग कैंप में खुद को एक नो वॉइस वॉरलॉर्ड बताया था, लेकिन मेरे जितने भी कॉमरेड्स थे या फिर मेरे स्टूडेंट्स वो सभी एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड थे। मैं जूजी और उसकी टीम वालों को मिलाकर उनकी स्ट्रेंथ से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, जिसकी वजह से यिंग और जूलियो के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो ना जीतते, पर इसके बजाय जूजी और उसकी टीम मर गए और फ्रांसिस अपनी बाकी बची हुई टीम के साथ बिल्कुल सही सलामत वापस आ गया। और तो और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए किसी भी गड़बड़ को रोकने के लिए जूजी अपने साथ मॉन्स्टर एवोल्यूशन मेडिसिन भी लाया था। अब यहाँ पर मेडिसिन का नाम सुनने के बाद सस्पिशियस पर्सन भी घबराते हुए बोलता है, क्या जूफेन और जूजी तब मारे गए जब वो मॉन्स्टर एवोल्यूशन मेडिसिन के असर में थे और तो और वो तीनों लोग बिल्कुल ठीक हैं। क्या इसका मतलब है कि जहाँ पर अब इतनी बात को सुनने के बाद लीडर वापस से बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मॉन्स्टर एवोल्यूशन मेडिसिन लगाने के बाद जूजी की लड़ने की ताकत एक एडवांस वॉरलॉर्ड के दर्जे पर बढ़ गई होगी और यहाँ तक कि चेंग शियो उसके साथ था। फिर भी आखिर में वो दोनों मारे गए। फ्रांसिस तो मुश्किल से अभी 20 साल का है और वो पहले से ही एक एडवांस वॉरलॉर्ड की ताकत के आसपास पहुँच गया। क्या अब आप लोग इस बात से एग्री नहीं करते कि वो हमारे लिए एक डेंजर हो सकता है। जहाँ पर अब इतना सुनने के बाद सस्पिशियस पर्सन बोलता है, सच में इंस्ट्रक्टर ज़ैंग पेन, आपने हमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। वो बच्चा फ्रांसिस, मैं उसे एलिमिनेट करने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करूंगा और अब मैं ये चीज समझ चुका हूँ कि मुझे अपने टीचर को इस बारे में कैसे रिपोर्ट करना है। हम लोग फ्रांसिस को मार डालेंगे जब हम सभी अपने प्लान्स को अंजाम दे रहे होंगे और फिर तभी वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक उड़ने वाले स्पेस क्राफ्ट को और उसे देखते हुए काफी सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं। ये फ्लाइंग शिप तो मर्सनरी एसोसिएशंस की है ना, और तो और उस फ्लाइंग शिप पर एक एम्बलम भी है और वो गोल्डन एम्बलम। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस की साइड में एक पर्सन आते हुए बोलता है, ये मेन डिपार्टमेंट का गोल्डन एम्बलम है। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या डीकन का एक गोल्डन एम्बलम। और फिर तभी वापस से हमें यहाँ पर गोल्डन एम्बलम के बारे में अच्छे से बताया जाता है। ये गोल्डन एम्बलम डीकन एक ऐसा स्टेटस है जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे आता है और मर्सनरी एसोसिएशन में भी गोल्डन एम्बलम डीकन में 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होते और गोल्डन एम्बलम डीकन बनाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है और वो एक वॉर गॉड एक्सपर्ट होना चाहिए। और जो ये गोल्डन एम्बलम डीकन होते हैं उनके मेन डिपार्टमेंट के लोग काफी ज्यादा रेयर होते हैं कि वो लोग बाहर आएं जब तक कि कहीं पर कुछ ज्यादा बड़ा ना हो जाए। लेकिन मुझे हैरानी है कि आखिरकार वो इस बार हमारे एलीट ट्रेनिंग कैंप में क्यों आए हैं। जहाँ पर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि एक छोटी स्माइल के साथ बोलता है, गोल्डन एम्बलम डीकन लगता है शुरू होने वाला है। और उसी के साथ फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं फ्लाइंग शिप को जो कि धीरे धीरे मर्सनरी एसोसिएशन की बिल्डिंग पर लैंड होने लगती है। जिसके बाद फिर हमें किसी के चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं जो बंदे शिप के अंदर बैठे हुए थे वो अब नीचे उतर चुके होते हैं। जहाँ पर हमें सस्पिशियस पर्सन के बारे में बताया जाता है, वो एक एडवांस वॉरलॉर्ड है जिसका नाम है मूफेन और जो बीच में चल रही है वो है गोल्डन एम्बलम डीकन की क्वे ज़ैंग जो कि एक नो वॉइस वॉर गॉड है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मर्सनरी एसोसिएशन के चीफ को, जिनके साइड में खड़े हुए बॉडीगार्ड सर झुकाकर बोलते हैं, ट्रेनिंग कैंप में आपका स्वागत है। जिसके बाद फिर अपने चीफ डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आते हैं, आखिरकार गोल्डन एम्बलम डीकॉन क्वी तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या रीजन है। जिसके बाद फिर यहाँ पर गोल्डन एम्बलम की डीकॉन क्वी बोलती है, डायरेक्टर आखिरकार तुम मेरा यहाँ पर वेलकम क्यों नहीं कर रहे हो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर क्वे अपने ओरा को रिलीज करने लगता है जिसका नाम होता है वॉर गॉड डोमिनियन। और फिर वहीं पर साथ ही साथ अपने डायरेक्टर भी खुद ओरा रिलीज करने लगते हैं और इन दोनों की सिचुएशन आपस में फाइटिंग वाली बन जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई चिल्लाकर बोलता है, डैम इट, डायरेक्टर डूकिंग और गोल्डन एम्बलम डीकन
डिकॉन कुई की तो हमेशा से ही बात नहीं बनती है। क्या वो यहीं पर लड़ने तो नहीं लगेंगे? नहीं, अगर यहाँ पर ये दोनों वॉर गॉड लड़ने लगे तो ये पूरा का पूरा एलिट ट्रेनिंग कैंप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक से डायरेक्टर बोलने लगते हैं, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं बिल्कुल भी डिकॉन कुई का वेलकम नहीं करूंगा। बस बात ये है कि आप यहाँ अचानक से आ गए, आपके आने की कोई भी खबर तो नहीं मिली थी, जिस रीजन की वजह से मैं तुमसे ये पूछ रहा था। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद क्यों बोलता है, ओह मैं आपको अपने आने की खबर देना भूल गया था, ये मेरी गलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो पर्सन मन में बोलता है, डू गोइंग को यहाँ से हटाना सच में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका रिकॉर्ड एकदम साफ है। लेकिन तभी वो बात को आगे बढ़ाते हुए फिर बोलता है, मैं यहाँ पर मेन डिपार्टमेंट के अर्जेंट ऑर्डर्स को डिक्लेयर करने आया हूँ। डायरेक्टर डू गोइंग प्लीज एक बार इसे देख लीजिए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर जैसे ही उन ऑर्डर्स को पढ़ते हैं वो अचानक से बोलते हैं, ये तो। और यहाँ पर डायरेक्टर के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखने के बाद पीछे खड़े हुए हंटर सोचने लगते हैं, मेन डिपार्टमेंट ने आखिरकार एग्जैक्टली कैसे ऑर्डर दिए होंगे, किस बात ने डायरेक्टर को, जो कि आमतौर पर तो शांत रहते हैं, इस तरीके से रिएक्ट करने पर मजबूर किया है। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक से डिकॉन बोलता है, उसे नीचे लाओ और खोलो। और वहीं पर हम देखते हैं एक काफी बड़े बॉक्स को, जिसे साथ में आए हुए हंटर्स खोलने लगते हैं। और जैसे ही बॉक्स ओपन होता है उसके अंदर एक बेल होती है, जिसके बारे में डिकॉन बताता है ये एक मोस्टर टेरिटरी बेल है। जिसके बाद हमें बताया जाता है मोस्टर टेरिटरी बेल के बारे में, जहाँ पर घंटी बजने के बाद मोस्टर टेरिटरी का दरवाजा खुल जाएगा और ये मोस्टर टेरिटरी के एंटर की एक चाबी है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अचानक से कोई बोलता है, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मोस्टर टेरिटरी ट्रायल 1 साल पहले ही ओपन होने वाला है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं डायरेक्टर के पीछे खड़े हुए 2 पर्संस को, डायरेक्टर अगर मोस्टर टेरिटरी ट्रायल इतनी जल्दबाजी में खुलता है तो। जिसके बाद ये बात अचानक से रुकती है और डायरेक्टर खुद बोलते हैं, डिकॉन मोस्टर टेरिटरी की बेल को 1 साल पहले बजाना ये थोड़ा ज्यादा जल्दी होगा, आखिरकार मेन डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर क्यों दिए होंगे। और फिर साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्टर मन में बोलते हैं, मोस्टर टेरिटरी ट्रायल को इतनी जल्दी ओपन करना ये बुकाई फैंग का एक प्लान होगा। चलो भगवान का शुक्र है कि मैंने कुछ शुरुआती तैयारियां पहले ही कर ली थी, उम्मीद है ये उनके प्लान्स को रोकने के लिए काफी होंगे। और फिर यहाँ पर डिकॉन भी बताता है, एस रैंक मोस्टर डैन के अंदर एक्टिविटी होने की वजह से मेन डिपार्टमेंट ने मोस्टर टेरिटरी ट्रायल को जल्दी से ओपन करने का ऑर्डर दिया है। और इस चीज का फैसला तभी लिया गया था जब काफी सारे एल्डर्स ने एक ही फेवर में होकर वोट दी थी। चलो मोस्टर टेरिटरी बेल को बजाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर तभी हम देखते हैं काफी सारे हंटर्स यहाँ पर बेल को बजाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर 2 हंटर्स मिलकर बेल को बजा देते हैं, जिसे सुनने के बाद बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए लोग बोलते हैं, ये तो मोस्टर टेरिटरी बेल है, लेकिन मोस्टर टेरिटरी ट्रायल तो हर बार 3 साल बाद स्टार्ट होता है, लेकिन अभी क्या हुआ। और उसके बाद यहाँ पर काफी सारे मर्सनरी एसोसिएशन के लोग भी शौक हो जाते हैं, क्या मोस्टर टेरिटरी ट्रायल, ये सब क्या चल रहा है। जिसके जवाब में दूसरा हंटर बोलता है, तुम अभी अभी ट्रेनिंग कैंप में आए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता ये मोस्टर टेरिटरी ट्रायल है। मोस्टर टेरिटरी एक मिस्टीरियस सब स्पेस है जो कि बिल्कुल ग्रेनेस्ट लाइफ पूल की तरह है और ये मर्सनरी एसोसिएशन के ट्रेजर्स में से एक है, जिसकी वजह से हर 3 साल में एसोसिएशन मोस्टर टेरिटरी की बेल बजाने का आदेश देते हैं और 40 साल से कम उम्र के हर एडवांस वॉरलॉर्ड मर्सनरी को मोस्टर टेरिटरी में घुसने और ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। और जो मोस्टर टेरिटरी में पहले 5 आएंगे उन्हें मर्सनरी एसोसिएशन की तरफ से काफी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, जिसकी वजह से उन्हें ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड एक्सपर्ट बनने में भी काफी ज्यादा कम टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर मोस्टर टेरिटरी को खुलने में अभी भी पूरा 1 साल था, जिस वजह से यहाँ पर अब कोई भी तैयार नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर पूरी सिटी के अंदर माइक में अनाउंस होने लगता है, मोस्टर टेरिटरी एंट्रेंस अब स्टार्ट हो चुके हैं और जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं प्लीज वो लोग सेंटर में इकट्ठा हो और हम लोगों को रिपोर्ट करें एक बार फिर से। जिसके बाद फिर यही अनाउंसमेंट दोबारा रिपीट होती है और इतना सुनने के बाद काफी सारे हंटर्स भागना स्टार्ट कर देते हैं, चलो जल्दी से चलते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं डिकॉन को, जो कि अपने सबऑर्डिनेट्स के पास जाकर बोलता है, इस साल के मोस्टर टेरिटरी ट्रायल में शायद से तुम्हारी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और जब तुम मोस्टर टेरिटरी में घुसोगे तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है। जिसके जवाब में दोनों सबऑर्डिनेट्स हाँ में जवाब देते हैं और उसके बाद हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम निंग लियान होता है। और यहाँ पर पीछे की तरफ से उन पर्सन्स को देखते हुए डायरेक्टर बोलते हैं, इन लोगों ने पहले से ही इंतजाम किए होंगे। खैर मोस्टर टेरिटरी ट्रायल 1 साल पहले खुलने की वजह से ज्यादातर लोग तो बिना किसी तैयारी के बस अंदर घुसने की जल्दबाजी करेंगे, पता नहीं आखिरकार उन्हें क्या मिलेगा। और यहाँ पर अकेले सिर्फ वही हैं जो इस चीज के लिए पूरे प्रिपेयर हैं। तुम्हें इस ट्रायल में मूफान और उसकी टीम को रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। और फिर तभी हम देखते हैं ये बात डायरेक्टर अपने 2 सबऑर्डिनेट से बोल रहे होते हैं, जिसमें
एक होता है एडवांस वॉरलॉर्ड जिसका नाम होता है वोली और दूसरा भी होता है एडवांस वॉरलॉर्ड जिसका नाम होता है लू होंग। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली अपना फ्रांसिस भी पहुँच जाता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, अगर मॉन्स्टर टेरिटरी 1 साल बाद खुलती। और फिर वहीं पर हम देखते हैं यिंग भी पीछे से सोचने लगती है फ्रांसिस का पोटेंशियल और उसका टैलेंट, खैर अभी उसके लिए एक ब्रिगेडियर एडवांस वॉरलॉर्ड लेवल तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है, जो कि अंदर जाने के लिए एलिजिबल हैं। ये कितने ज्यादा अफसोस की बात है। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने से निंग आकर बोलती है फ्रांसिस मैंने सुना है तुम सबसे कम उम्र के एक वॉरलॉर्ड रिजर्व हो, तुमने तो वॉरलॉर्ड रिजर्व एग्जाम में सबसे ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म किया है और तुम्हारे पास उन लोगों से लड़ने का भी एक टैलेंट है जो कि तुमसे थोड़े हायर रिल्म पर हैं। लेकिन क्या तुम डेयर कर सकते हो मेरे अगेंस्ट बैटल करने का, वो भी मॉन्स्टर टेरिटरी में। और इतना सुनने के बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक लग रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर डिकॉन काफी ज्यादा खुश होता है। यिंग भी इस बात को सोचकर थोड़ी घबरा जाती है, बट वहीं सस्पिशियस पर्सन भी स्माइल कर रहा होता है और अपने फ्रांसिस को दिखाते हुए ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड को चेकआउट करने के लिए आप प्लीज राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।